नमस्कार। प्रोफेसर होने के नाते युवाओं से मतलब कि खास करके पीपल इन द 20s से मेरी गहरी बातचीत होती रहती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो पास होकर चले जाते हैं, पर उनमें से कुछ है जो लंबे अरसे तक टच में रहते हैं और ये एक्स स्टूडेंट समय समय पर जिंदगी के सबक मुझसे शेयर किया करते हैं। इन स्टूडेंट्स की बातें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि इनमें मार्क्स, असाइनमेंट और करिकुलम से ऊपर उठ के जिंदगी की सच्चाइयाँ ज़्यादा होती है। ऐसे ही एक खास लास्ट बेंचर से आज मुझे एक खत मिला है। 10 साल पहले जब वो मेरी स्टूडेंट थी, तब उसको मेरे सब्जेक्ट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, हमारे बीच बातचीत होती रहती थी। आज वो ये बता रही है कि पढ़ाई के टाइम पे किताबी लगने वाले उन कॉन्सेप्ट्स ने कैसे उसकी खुद की जिंदगी में मायने पाए। अनकही आवाजें, इस नाम के इस एपिसोड में सुनिए शादी और परिवार को लेकर एक यंग, इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल महिला की ये अनोखी कहानी उन्हीं की जुबान। लिखे जो खत मुझे मयूर त्रिवेदी के साथ। एपिसोड 4, अनकही आवाजें। हेलो सर, कैसे हो? घर पर सब ठीक हैं? सालों बाद इस लास्ट बेंचर श्रेया को आपसे फिर से वैसी ही लंबी बात करनी है जैसी पहले होती थी। ये कुछ मैसेजेस से नहीं होगा, इसीलिए एक खत की रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ उलझनें हैं, कुछ सवाल और शायद कुछ जवाब भी। जब भी आपको समय मिले इसे ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए भी कुछ यादें ताज़ा होंगी और मेरे कुछ सवालों का जवाब भी मिल सकेगा। सर, आपको तो पता है कि आपके सब्जेक्ट्स डेमोग्राफी और हेल्थ इकोनॉमिक्स मुझे कभी खास पसंद नहीं आए। शायद इसी वजह से मैं आपके मुश्किल सवालों से बचने के लिए अक्सर लास्ट बेंच पर जाकर छुप जाती थी। एक बार आपने क्लास में मुझसे पूछा था, तुम्हें ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं हैं, है ना? और मैंने भी बेझिझक कहा था, नहीं सर। आपने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि सबको सब पसंद आए। मेरी नापसंद से आपने मुझको नकारा नहीं और इसीलिए आपसे मैं कभी भी कुछ भी शेयर करती रही। खैर, आज इतने सालों बाद समझ आया कि आपके सब्जेक्ट्स सच में कितने ज़रूरी थे। आज लगता है कि शायद तब उन्हें सराहने के लिए मैं बहुत छोटी थी। आपके क्लास में जो डिस्कशंस होते थे वो सच में तब बड़े थ्योरेटिकल और बोरिंग से लगते थे। कॉलेज, दोस्त और फैमिली के साथ लाइफ वाज सो मच फन कि इकोनॉमिक्स, स्कैर्सिटी, चॉइसेस और कॉस्ट जैसी बातें तो कहीं नज़र ही नहीं आती थी। डेमोग्राफी भी तो बस ओवर पॉपुलेटेड वर्ल्ड और ज़्यादा बच्चे करने वाली गरीब ग्रामीण महिलाओं की कहानी लगती थी। लेकिन अब 8 साल का रिलेशनशिप, 4 साल की शादी, पहले प्रिकॉशंस और बाद में एंडलेस वेट फॉर प्रेगनेंसी, और अब फाइनली कुछ महीनों से आईवीएफ का दौर और समाज के बदलते सवाल के साथ साथ अब समझ आ रहा है कि चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जैसी बातें कितनी गहरी और अपनी ही ज़िंदगी से जुड़ी हैं सर। 10 साल पहले जो देन, देयर एंड अबाउट देम लगता था, वो सब अब हियर, नाउ एंड अबाउट अस लग रहा है। आपने एक बार कहा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट ओवर पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट चॉइसेस। अब प्यार, करियर, रिश्ते और आईवीएफ के चक्कर में जब अपने सपनों की कीमत समझ आ रही है, तब आपके शब्दों का असली मतलब भी समझ रही हूँ। हाँ, कॉलेज में तर्क किया था कि अब कॉस्ट जैसी चीज नहीं रही, पर जब इंटरकास्ट मैरिज के चलते परिवार विरोध में था, तब सोशल डिटरमिनेंट्स की असलियत समझ में आई। परिवार से दूर होकर हमें नया परिवार नहीं बनाना था, तो वी वेटेड। शादी से पहले 4 साल तक रिस्पॉन्सिबल कपल की तरह प्रोटेक्टेड रहे और परिवार की हाँ का इंतजार किया। पर अब लगता है काश उस वक्त ये चॉइसेस की असली कीमत समझ पाते। काश प्रिकॉशन न यूज करते और चांस ले लेते।
परिवार वाले मान तो गए और कुछ साल बाद परिवार की मर्जी से शादी भी हो गई, पर 3 साल बीतने के बाद भी हम इंतज़ार ही कर रहे थे। 2 साल की वेल टाइम्ड कोशिशें, अनगिनत टेस्ट और दवाइयों के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब IVF ट्राई करते हैं। तब से बस टूटने और संभलने के साइकिल्स चलते जा रहे हैं। ये साइकिल्स भी अजीब हिस्सा है हमारी लाइफ का। कभी इनमें डिसरप्शन टेंशन देता था और अब इनका रेगुलर होना फ्रस्ट्रेशन देता है। बायोलॉजिकल क्लॉक की टिक टिक, काम का प्रेशर, तरह तरह की टेंशन और एंग्जाइटीज़, लंबी लंबी ट्रीटमेंट्स और अब तक की सारी सेविंग्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सफ़र में इकोनॉमिक्स का असली मतलब समझ में आया कि हर चॉइस की एक कॉस्ट होती है और कुछ कीमतें वाकई बहुत भारी होती हैं। जिंदगी ने अब तो ये भी दिखा दिया है कि कुछ चीज़ों का असर इतना गहरा होता है कि उनकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं नापी जाती। सर, क्या आज भी आप हाई फर्टिलिटी और कॉन्ट्रासेप्शन पर ही फोकस कर रहे हैं या अब आपके क्लास में ओवर पॉपुलेशन के शोर में इनफर्टिलिटी की अनसुनी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी हैं? आपने सिखाया था कि रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है प्लान योर फैमिली वाइजली, पर जब वही वाइजली प्लान फैमिली इम्पॉसिबल हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर डिलेड मैरिजेस समाज में बदलाव का हिस्सा हैं तो इसे कलेक्टिव एक्सपीरियंस क्यों नहीं मानते? अगर बड़े परिवार और ज़्यादा बच्चे सामाजिक समस्या हैं तो इनफर्टिलिटी को केवल एक व्यक्तिगत समस्या क्यों माना जा रहा है? आपके क्लास में इन सवालों पर भी डिबेट करवाइए सर। आपने हमेशा कहा कि चॉइस अकेली नहीं होती, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर आज भी लास्ट बेंच पर बैठी कोई श्रेया दलित, आदिवासी, ग्रामीण, गरीब महिलाओं में ही ये कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रही है तो उसे बताना कि एजुकेटेड, अर्बन और एम्पावर्ड महिला के कॉन्टेक्स्ट में भी जेंडर, कास्ट, क्लास और सोसाइटी के दबावों को देखना ज़रूरी है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ किड्स में भी कितना विरोधाभास है। शादी से पहले हो तो प्रॉब्लम, शादी के तुरंत बाद हो तो उस पे सवाल। हाँ, ज़्यादा बच्चे तो होने ही नहीं चाहिए, पर कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए। बच्चा नहीं करना तो मानो ऑप्शन ही नहीं है। और जब चाहते हुए भी प्रेग्नेंट ना हो तो कर्म के फल से लेकर वर्किंग वुमन होने के परिणाम तक की सारी बातें सुननी पड़ती हैं। सोचिए सर, सरोगेसी और अडॉप्शन आज भी सिर्फ अमीरों के ही ऑप्शंस हैं, टू बी ऑनेस्ट। हमारी जनरेशन की इनफर्टिलिटी की साइलेंट स्ट्रगल से समाज और सरकार कब रूबरू होगी सर? क्लास की लास्ट बेंच चॉइस थी और ये प्रेगनेंसी की वेट एक नेसेसिटी, पर अब मैं लास्ट बेंचर नहीं हूँ। इनफर्टिलिटी की मेरे जैसी सैकड़ों अनकही स्ट्रगल्स की आवाज़ बनने में मैं फ्रंट रनर होना चाहती हूँ सर। अपना एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूँगी जो इस मुद्दे पर काम करे, और इसके लिए आपका गाइडेंस तो हमेशा लगेगा सर। सर, एडवाइज़र कम फाउंडिंग ट्रस्टी बनेंगे ना मेरे इस नए इनिशिएटिव के? आपकी स्टूडेंट फ्रेंड श्रेया। तो दोस्तों, ये थी शादी और प्रेगनेंसी के बदलते सफर की कहानी। 1960 में एक औरत की औसतन 5-6 बच्चे होते थे। अब ये संख्या घटकर 1 या 2 हो गई। ये कमी खास करके शहरी और शिक्षित महिलाओं में ज्यादा देखी गई। अब कम बच्चे हो रहे, उसका मतलब ये भी है कि महिलाएं ज्यादा पढ़ रही है और करियर में आगे बढ़ रही है, और इसी वजह से ज्यादातर प्रेगनेंसीज भी अब लेट 20s या अर्ली 30s में हो रही है। ये बदलाव की असर आज की पीढ़ी की सोच और जटिलताओं में दिखती है। इनकी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस की कॉम्प्लेक्सिटी यूनिक है, क्योंकि इन्हें नई दुनिया तो बनानी है पर अपने पुराने मूल्यों के साथ बनानी है। अर्बन, एजुकेटेड, वर्किंग वुमेन के जीवन की चॉइसेस और उनके स्वास्थ्य की होती असरें नई हैं और पुरानी जनरेशन से अलग है। हमें इन मुद्दों पर खुद से और उनसे खुलकर बात करनी होगी, खुद की बात कहनी होगी और उनकी बात समझनी भी होगी। सोचते रहिए, कहते रहिए, सुनते रहिए। We are now on Instagram. Follow us at Radio Azim Premji University for show updates, behind the scenes, and much more exciting content.
Stay curious. You're listening to आप सुन रहे हैं You're listening to നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ന്യൂ കേಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ Radio Radio Azim Premji ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. This non commercial program is for educational purposes only.